हेलो स्टूडेंट्स, हमने कहा था ना, हमने पिछले वीडियोस में कार्य निकालना सीखा। वर्क, ये वर्क उष्मागतिकी कार्य है बेटा। उष्मागतिकी कार्य निकालने के लिए हमने हमेशा कहा कि दाब और आयतन P और V का गुणनफल कार्य को प्रदर्शित करता है। अब अगर मैं मान लो ऐसा कोई ग्राफ रखता हूं आपके सामने और इसमें आपको आकृति दिखाई देती है कुछ ऐसी, इस प्रकार से, तो आपको एक बात समझना है कि ये पॉइंट है मेरा ए, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट को कहा मैंने सी। ठीक, यहां पे लिखा है वी ऐसे, यहां पे लिखा है पी इस तरफ से। अगर ए वाले पॉइंट पर दाब है 5 बार, ठीक, और ए वाले पॉइंट पर, इस सी वाले पॉइंट पर यहां पर दाब है 1 बार। अगर ए वाले का आयतन नीचे लिखा है 1 लीटर, यहां लिखा है अगर 7 लीटर, ऐसे कुछ। अब ये आकृति हमें बना के दी, डॉटेड लाइन मैंने ग्राफ के बाद में बनाई है। अब अगर हमें इसे हल करना हो तो आप पहले चेक करेंगे कि इसमें एरो किस तरफ लिखा है। अगर एरो इस पैटर्न में रखा है क्लॉकवाइज पैटर्न तो माइनस साइन के साथ, और अगर उल्टा हुआ तो प्लस साइन के साथ। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मुझे जो सामने दिख रहा है वो त्रिभुज है। त्रिभुज में जो वर्क होता है बेटा वो क्या होता है, 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, उसका ऊंचाई। तो ये रहा मेरा आधार यहां से यहां तक। तो 7 लीटर में से 1 लीटर घटाया तो कितना आया भाई, 1/2 गुणित ये जो है 6 लीटर गुणित ऊंचाई, किसको कहा, इसे। ये रही ऊंचाई, ये रहा उसका लंब। तो यहां पर 5 बार में से 1 बार घटाया, आंसर आया 4 बार। तो कार्य सीधे सीधे यहां से कैलकुलेट हो सकता है। जैसे मैंने इसको काटा इससे तो 3 चौक 12, तो अपना आंसर आ गया 12 लीटर बार। मैं फिर से दोहराऊंगा, ये सिर्फ कार्य बताया मैंने, साइन इस्तेमाल अभी नहीं किया। साइन इस्तेमाल में इस बात पे करूंगा कि वो प्रसार है या संपीड़न है। प्रसार हुआ तो माइनस, संपीड़न हुआ तो प्लस। अगर मान लो हम कहें ऐसी कोई और ज्यामिति हम देखना चाहते हैं तो चलो ट्राई करते हैं। अलग अलग ज्यामितियों में अलग अलग व्यवहार करेंगे। जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से, सर्कल बनाया इस तरह से, लिखा इस तरह से। अब सर्कल है, वृत्त है बेटा, तो वृत्त में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि उसका त्रिज्या तुम दोनों दिशाओं में कहीं से भी निकाल लो। अगर यहां लिखा है आयतन V इस तरफ बढ़ रहा है, ये 1 लीटर है, ये 7 लीटर है, यहां पर 1 बार उसका दाब है, यहां 7 बार है, 7 बार, ये P है प्रेशर। तो जब भी आपके सामने ग्राफ दिखाई देगा आपने सबसे पहले आकृति पहचाननी। आकृति दिख क्या रही है हमें, आकृति दिख रही है वृत्त। तो अब वृत्त की आकृति है तो सबसे पहले दिमाग में ले आओ कि इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, है ना। आर क्या है, त्रिज्या। अब त्रिज्या तुम देखो कैसे देखते हो भाई, ये 7 लीटर में से 1 लीटर घटाया, आंसर आया 6 लीटर। लेकिन ध्यान रहे ये 6 लीटर जो है क्या है, व्यास है। तो फिर त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या हुई 3 लीटर। अगर इधर से देखा किसी ने तो वही चीज, 7 बार में से 1 बार घटाया, व्यास आया 6, लेकिन त्रिज्या आई कितनी, 3 बार। तो बच्चे दोनों ही तरह से देख लो, आपका जो क्षेत्रफल है, जो कार्य बनने वाला है वो होगा पाई आर का स्क्वायर, मतलब 3 का, तो वो हो गया कितना, 9। तो मेरा आंसर आया 9 लीटर बार या 900 पाई जूल। अब मैं पाई के वैल्यू में रखूं, डिपेंड करता है सामने ऑप्शन क्या है। अगर 4 ऑब्जेक्टिव आंसर में सब में पाई लिखा है तो रहने दो ना। अगर वो आंसर जूल में दे, पाई ना हो तो 22/7 जैसा वैल्यू दिया हो। अच्छा हाँ, एक विशेष बात बीच में बोलना रह गया था तो जरा वो भी बोलता हूं। अगर मान लो मेरे सामने कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, यहां लिखा है V, इधर ये रहा P इस तरह से। अब खड़ा हूं पॉइंट A के ऊपर, ये रहा A वाले पॉइंट से ऐसे करके पहुंचा पॉइंट B के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से गया एक तरीका, दूसरा तरीका ये रहा, इस तरह से गया, तीसरा तरीका ये रहा, 3। इससे क्या जानना चाहते हैं तो चलो बताता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने यहां पर कार्य किया W1, इधर कार्य किया W2 और यहां कार्य किया W3, अगर मुझे तीनों कार्य की तुलना करनी पड़ जाए कि क्या W1 W2 W3 बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो कैसे देखना है। तो सुनो, A नाम का पॉइंट, B नाम का पॉइंट, आयतन दोनों का एक ही पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो आप ये तो नहीं कह पाओगे कि तीनों में अलग अलग हुआ, नहीं।
लेकिन एक बात को भूलो नहीं कि कार्य अपने आप में एक पथ फलन है, पथ फलन। अगर मैं W3 नाम का कार्य देख रहा हूं तो भाई इस लाइन के नीचे नीचे का हिस्सा ही मैं कवर करूंगा ना। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर ग्राफ इज वर्क, मतलब आरेख के नीचे का पूरा जो हिस्सा है, आरेख के अंदर सीमित होने वाला क्षेत्रफल जो है वही तो कार्य है। तो मैं 2 और 3 को भूल जाता हूं, सिर्फ एक लाइन को देखता हूं। तो W3 मुझे सबसे छोटा दिख रहा है। W2 के अंदर ये हिस्सा तो आएगा ही आएगा, साथ में ये हिस्सा भी कवर कर ले जाएगा। तो W2 मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है। W1 में ये 2 हिस्से तो आने ही आने हैं, साथ में ये हिस्सा और आ जा रहा है, तो कुल मिलाकर W1 सबसे ऊपर निकल गया। तो तुलना करते वक्त इस बात का ध्यान रखना, लेकिन फिर से दोहराता हूं कि सिर्फ कार्य की तुलना करी है, इसमें साइन का इस्तेमाल नहीं किया है। अब अगर तुमने माइनस साइन लगा दिया तो उल्टा दिखने लगेगा, W3 सबसे बड़ा दिखेगा, क्योंकि माइनस साइन में अंक कंफ्यूज करते हैं ना, -10 छोटा और -2 बड़ा होता है। तो साइन का इस्तेमाल अभी मैंने नहीं किया, सिर्फ कार्य का जवाब दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका एक पहलू और है, वो भी रखते हैं चलो सामने, कि अगर मान लो हमारे सामने कुछ ऐसा ग्राफ रखा हो, एक वृत्त बनाया किसी ने, वृत्त बनाने पर हमसे कहा गया ऐसे कुछ इस तरह से, यहां से एक त्रिज्या की लाइन डाली गई। अगर ये आयतन V1 है, अगर ये आयतन V2 है, दाब है P1, ये P2, ग्राफ फिर से वही PV का आरेख है, ऐसे कुछ त्रिज्या ये है। सवाल आता है कि त्रिज्या को मैं कैसे प्रदर्शित करूं। मुझे मालूम है कि अगर मैं कहता हूं कि V2 माइनस V1, V2 ये रहा, V1 ये रहा, तो V2 माइनस V1 व्यास है, इसका आधा त्रिज्या हुआ। कोई कह सकता है कि मैं P2 माइनस P1 ले रहा हूं, हाँ, तो P2 माइनस P1 भी व्यास का काम करेगा और उसका डिवाइड बाय 2 कर दिया तो त्रिज्या बन जाएगा। और मैं फिर से दोहराता हूं कि मैं इसे वृत्त की तरह देखा है। अब किसी ने ऑप्शन दिया पहला कि ऐसे हालात में कार्य क्या होगा, क्या वो P2 माइनस P1 बटे 2 का वर्ग होगा, क्या ये कार्य है, या फिर पाई V2 माइनस V1 बटे 2 पावर 2, क्या पाई बाय 4 P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1 ये है कार्य, या फिर उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज। अब इन चारों में से मैं अपना आंसर किसे मानूं? तो मैंने पहले सोचा कि अगर ये वृत्त दिया है बेटा, ये भी त्रिज्या है और ये भी अगर त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल तो सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर हुआ। अब अगर पाई आर स्क्वायर हुआ तो उस लिहाज से आंसर मुझे ए भी सही लगता है क्योंकि त्रिज्या तो वो भी है, बी भी मुझे सही लगता है क्योंकि त्रिज्या तो वो भी है। अब यहां पे क्या है बोले, इसमें दोनों के बटे वाला 2 तो गुणा करके यहां पे 4 लिख दिया है, आंसर तो सी भी लगता है। लेकिन इसे देना मत, क्यों? मैं अपना आंसर सी पर टिक करूंगा। बहुत लोगों को लगेगा इसका आंसर ये होना चाहिए था। हम मैथ्स अगर पढ़ा रहे होते, मैथमेटिक्स अगर पढ़ा रहे होते, तो बिल्कुल ही आंसर हम सी की जगह डी देते। केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ऐसी हरकतें हम नहीं कर सकते। उसकी वजह है, क्या वजह है कि पहले वाले आंसर में मेरा आंसर सिर्फ बार नाम की इकाई में आएगा, क्योंकि ये सिर्फ दाब है, प्रेशर है, खाली प्रेशर अकेला कार्य नहीं होता। अगर इसमें यूनिट ध्यान से देखूं तो मेरा आंसर लीटर में आएगा, मतलब सिर्फ आयतन है, आयतन अकेला कार्य का काम नहीं करता। लेकिन सी वाले ऑप्शन में लीटर और बार दोनों साथ में हैं, और हमने कई बार कहा कि दाब और आयतन का गुणनफल कार्य होता है। तो आंसर सी क्यों बनेगा, ए और बी क्यों नहीं बनेगा, इसका जवाब दिया। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो तीनों ही सही थे, ठीक है, बट आंसर केमिस्ट्री में सी वाला ही देना। फिजिक्स या केमिस्ट्री का केस ऐसे ही देखना। मैं चाहता हूं साथ साथ एक आपको होमवर्क भी इसमें दूं, और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जैसे मैंने जो पिछला काम दिया उसमें एक होमवर्क की तरह देना चाहता हूं। इस कार्य को समझना बेटा। अगर मान लो मैंने आपके सामने एक ऐसी ज्यामिति बनाई जैसे ये रही, इस टाइप से, ठीक। अब उसमें इसे मैंने पॉइंट नाम दिया ए, इसे दिया बी, ये सी और ये डी, ठीक। ए वाले पॉइंट पर आयतन मैंने कहा 1 लीटर, बी वाली लाइन जो आ रही है नीचे, इसका आयतन बोला 2 लीटर, सी वाली आ रही है जो, इसको मैंने कहा 5 लीटर, और ये मान लो आप 8 लीटर। कुल मिलाकर जो आकृति दिख रही है उसको पहचानो। एरो जा रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए की तरफ। अब इसमें ए वाले पॉइंट पर मैंने आपको दाब बताया बार में 1 बार,
यहां पर बताया मैंने आपको दाब 5 बार मान लो, ठीक। अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालना, पहले समझ लो अच्छे से कि ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम समझते हैं हम लोग। ट्रेपेजियम समझने में ध्यान रखना कि इसको ऐसे नहीं करना कि ये एक त्रिभुज ले लिया, ये दूसरा त्रिभुज ले लिया, ऐसे नहीं करना। दो त्रिभुज फिर बीच वाला वर्ग या आयत, नहीं बेटा। सबसे पहले तय करो ए से लेकर डी तक एक समांतर रेखा की लंबाई y मान लो। समानांतर क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो बी से सी ये उसके समांतर रेखा है ना, ये वाली और इधर वाली समांतर है। इसको मान लेते हैं x, नीचे वाले को y। तो अगर आपको इसका फार्मूला आता होगा तो आप लिखोगे यहां पर 1/2 गुणित समांतर रेखाओं का योगफल x और y का गुणित उसकी ऊंचाई, हाइट। हाइट कौन है बेटा, हाइट ये है। तो जरा देखिए इनका मान क्या बनता है, 1 बार 5 बार। मैं चाहूंगा कि इसको मेरे लिखने से पहले आप कैलकुलेट करें। कैसे करेंगे, इसी तरीके से 1/2 x कितना है, देखो x है 5 लीटर में से 2 लीटर गया, बचा 3 लीटर, प्लस y कितना है 8 लीटर में से 1 लीटर घटाया तो 7 लीटर, कुल मिला के हो गया 10, गुणित हाइट कितना है, हाइट है 5 बार में से 1 बार घटाया तो 4 बार, है ना, ये रहा। तो 7 और 3 10, 10 में से बटे 2 तो बचा 5, 5 गुणित 4, कुल मिलाकर 20 लीटर बार। अगर इसका आंसर जूल में देना है तो ये हो जाएगा 2000 जूल। तो ध्यान रहे कि मैं चाहता था कि क्वेश्चन को आप पहले खुद सॉल्व कर लें, फिर लिखे हुए को चेक करें तो क्या हमारा आंसर आपस में मैच करता है, ठीक है। एक इसका पहलू और है जो मैं चाहता हूं ऊष्मागतिकी की जब पढ़ा दो तो आखिरी तक ले चलूं, इसे आखिरी पार्ट बताता हूं इसका। अगर मान लो आपके सामने यही ग्राफ, वही P और V का ग्राफ, ऐसे P यहां V और किसी ने ग्राफ दिया ऐसे, ये रहा मेरा A और B से लेकर लाइन गई यहां तक, बीच में आया C, आखिरी में आया D। एक रेखा C पर जोड़ती है, एक रेखा D पर जोड़ती है। अगर ये एरो जाते हैं इस तरह से, इस प्रकार से, मुझे देखकर इसको अंदाजा लगाना है कि दी गई प्रक्रिया आखिर में है तो है क्या। सबसे आसान होगा हमारे लिए ये पता लगाना कि हमने ए से बी से क्या देखा, ए ये रहा, बी ये रहा। तो हमने देखा ए से लेकर बी तक की जो रेखा है बेटा वो है आइसोबैरिक, मतलब दाब इसमें स्थिर है, समदाबी, लेकिन एरो जा रहा है इस तरफ, उल्टी तरफ, मतलब आयतन कम हो रहा है। तो संपीड़न है, कॉम्प्रेशन है। तो हमें इसे पहचानने में अब उम्मीद है ज्यादा तकलीफ नहीं होती होगी। मैं पूछूं बी से सी क्या है, सी से डी क्या है, बी से डी क्या है, तीनों रेखाएं एक ही तरफ तो चल रही हैं, ये रही पूरी लाइन एक ही तरफ चल रही है, तो इस जगह के खत्म होती है और एरो जा रहा है ऊपर, बड़े ठीक है। लेकिन देखो बी सी और डी तीनों में आयतन तो एक ही जैसा है, तो ये सम आयतनिक है बेटा, आइसोकोरिक है। तो इतना तो हम समझने लग गए अच्छे से। तो ये सवाल फिर से क्यों पूछा है, एक वजह है उसकी। इसकी वजह है देखना ए से सी को और ए से लेकर डी को। देखो ए से सी भी समायतनिक लग रहा है, ए से डी भी समायतनिक लग रहा है, नहीं। अगर पी वी बराबर नियतांक लिखा जाता है तो होता था अपना सम आयतनिक, आइसोथर्मल। लेकिन याद करो पी वी की पावर गामा ये लिखा आता था, तब हम कहते थे रुद्धोष्म, एडियाबैटिक। तो अच्छे से सुन लो, एसी जो है वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है एक्सपांशन। क्यों, सम आयतनिक इसलिए है क्योंकि यहां पर पावर में कुछ नहीं है 1, और गामा का कोई भी मान गामा का 1 से बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। तो रुद्धोष्म प्रक्रम जो होता है उसकी ढाल जो होती है, ये वाली ढाल, ये ज्यादा होती है। मतलब ग्राफ दो अगर एक साथ है तो उनकी तुलना कुछ ऐसे करो, जो रेखा y अक्ष की तरफ ज्यादा ढाल देती, ज्यादा सीधी तीखी चढ़ाई होती है, वो है हमारी नजर में कौन, रुद्धोष्म। तो एडी जो है वो है कौन, एडियाबैटिक, रुद्धोष्म। तो ये बात आपको कंपेयर करने पर ही पता चलेगी, तुलनात्मक रूप से आप बता पाओगे कि रुद्धोष्म कौन है, समतापी कौन है। जैसे अगर मैंने ग्राफ रखा ऐसे, एक चढ़ाई ये दिखाई, एक चढ़ाई ये दिखाई, तो मुझे दिखता है ये वाला जो लाइन है ये होगा एडियाबैटिक, इधर वाली लाइन होगी कौन सी, आइसोथर्मल। तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चढ़ाई ज्यादा मुश्किल है वो एडियाबेटिक है, रुद्धोष्म है, आसान वाली आइसोथर्मल। तो
लेकिन ध्यान रखना ये आइसोथर्मल का, समतापी का जो फंडा है, हम तुलना करके ही समझा पाएंगे। मान लो मैंने ये लाइन बनाई नहीं होती, डी वाली बनाई ही नहीं होती, तो हम तो समतापी ही बोलते, आइसोथर्मल ही बोलते। फिर इसी का एक दूसरा पहलू बताता हूं जो अपने बड़े काम आता है, वो ये है। अगर ग्राफ कुछ ऐसा होता, ओ पॉइंट ये रहा, ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ऐसे यहां लिखा है पी और इधर लिखा है वी। किसी ने मेरे सामने एक मैट्रिक्स मैच बना दिया, कैसा? यहां लिखा ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ऐसे सामने गैस के नाम लिख दिए, ओजोन, आदर्श गैस, है ना, बीच में आ गया H2, नीचे आ गया नियॉन। तो अब मैं कैसे पता लगाऊं कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है? तो वही बात फिर से दोहराओ, गामा का मान एक लिखे हुए से तो बड़ा ही होता है। जितना जितना गामा बढ़ेगा उतना उतना ग्राफ का ढाल बढ़ता चला जाएगा, मतलब ग्राफ वाई अक्ष की तरफ सीधा होता चला जाएगा, ऐसे चलेगा। तो गामा का मान बढ़ने का मतलब वाई अक्ष की तरफ लाइन का सीधा होते जाना, खड़ा होते जाना, लंबवत होते जाना। अब देखते हैं, हमें याद होगा कि नियॉन एक मोनोएटॉमिक गैस है, इसका गामा होता है 1.67, सबसे बड़ा गामा है। डायटॉमिक का बेटा गामा 1.40, इससे तो छोटा ही है। ट्राइएटॉमिक का गामा होता है 1.33, और छोटा हो गया। और आइडियल गैस में तो गामा हम बताते कहाँ है, Ze1 होता था, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, संपीड़न गुणांक 1, गामा तो मान के चलो 1 ही है, होता ही नहीं गामा अलग से। तो सबसे बड़ा गामा मिला नियॉन का, इसका मतलब ओ ए वाली लाइन सीधा नियॉन को प्रदर्शित करती है। उसके बाद अगला नंबर ओबी का, तो वो हाइड्रोजन गैस को, डायटॉमिक को दिखाती है। ओसी दिखाती है ओजोन गैस को इधर। अब आखिरी जो सबसे आसान वाली चढ़ाई है वो किसके लिए है? आदर्श गैस के लिए। तो सिंपल अपने दिमाग में रखना कि ढाल जितनी ज्यादा गामा उतना ज्यादा, या गामा जितना ज्यादा ढाल उतना ज्यादा, स्लोप उतना ज्यादा। तो इससे हम अपनी चीजों को समझ सकते हैं। ये थर्मोडायनेमिक का आज अंत कर रहा हूं, ये यहां तक पढ़ा रहा था। अब ऊष्मा गतिकी रसायन पे चलेंगे हम लोग अगली वीडियो से। थैंक यू।